शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो हम देखेंगे वो स्वेज कैनाल से रिलेटेड है। स्वेज कैनाल फॉरेन वाले पेज में न्यूज़ में रही है, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को आप देख लीजिए। ठीक है, ये एरिया हो गया हमारा एशिया का और ये वाला एरिया हो गया हमारा अफ्रीका का। ये इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट के नीचे सूडान है। अब यहाँ देखिए ये अरब सागर है। अरब सागर से होते हुए यदि आपको ऐसे करके सीधे सीधे यूरोप जाना है तो पहले के टाइम में क्या होता था, जब स्वेज कैनाल तक साधन नहीं बन पाया था, स्वेज कैनाल को नहीं खोला गया था या फिर उसका निर्माण नहीं हुआ था, तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप को ऐसे करके घूम फिर के जाना पड़ता था। तब जा कर के हम ये मेडिटेरियन सी पहुंच सकते थे या फिर यूरोप जैसी कंट्री यहाँ पर पहुंच सकते थे। आज के समय में इस रास्ते को शॉर्टकट में चेंज कर दिया गया है। अरब सागर, गल्फ ऑफ अडेन, रेड सी होते हुए आप सीधे सीधे मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में आप जा सकते हैं और यहाँ से सीधे यूरोप की यात्रा कर सकते हैं। और ये चीज़ ट्रेड के मामले में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो स्वेज कैनाल एक प्रकार से आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे मानी जाती है। कैसी है ये? आर्टिफिशियल है। कुछ नेचुरल सोर्स मिल जाते हैं हमको पानी के, जहाँ से हम आवाजाही करते हैं समुद्र के रास्ते से, लेकिन ये आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे तैयार किया गया है। इसके माध्यम से नॉर्थ से साउथ आप जा सकते हैं अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्वेज इन इजिप्ट। इजिप्ट से एंट्री करेंगे आप, फिर ये नहर कनेक्ट कर देती है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ में। इसके साथ साथ में स्वेज कैनाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अफ्रीका और एशिया को अलग करने का काम करती है। ये कैनाल शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट अवेलेबल कराती है यदि आप यूरोप की यात्रा करना चाहते हैं, एंड लैंड्स लाइंग अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक। भारत और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ने का काम भी ये करती है। देखा जाए तो ये वर्ल्ड की मोस्ट हैवीली यूज्ड शिपिंग लेंस मारी जाती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे जहाज़ों की आवाजाही होती है और कैनाल अपने आप में इतनी चौड़ी है कि हमें लगती ही नहीं है कि ये नहर है, नदी के समान हमको दिखाई देती है। यहाँ पर आपको पूरे विश्व का जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 12% हिस्सा यहीं से आता जाता है। ये प्रोवाइड करती है एक क्रूशियल लिंक फॉर ऑयल, नेचुरल गैस एंड कार्गो बीइंग शिप्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्वी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से यदि ऑयल, नेचुरल गैस इनका ट्रेड करना है, वेस्ट की तरफ जाना है, आपको पश्चिम की तरफ जाना है, पश्चिमी कंट्रीज़ की तरफ में जाना है, तो ये नहर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है स्वेज कैनाल अथॉरिटी की तरफ से। 2020 में लगभग 19,000 शिप और लगभग एवरेज आप देखोगे तो 51.5 शिप्स पर डे यहाँ से गुजरते हैं और लगभग जो वज़न ले जाते हैं वो 1.17 बिलियन टन। पास थ्रू द कैनाल, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कैनाल कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी ज़्यादा बिजी रहती है। ये नहर जो बनाई गई है इजिप्ट की इकोनॉमी में कमाई का एक मेजर साधन मानी जाती है, विद द अफ्रीकन कंट्री अर्निंग USD 5.61 बिलियन डॉलर इन रेवेन्यूज फ्रॉम इट्स लास्ट ईयर। अब नहर इजिप्ट से होकर के गुजर रही है तो इजिप्ट क्या कहता है कि आप हमको पैसा दो, ये नहर हमारी है। 2015 में इजिप्ट ने अनाउंस किया था कुछ प्लानिंग टू फर्दर एक्सपांड द स्वेज कैनाल, एमिंग टू रिड्यूस वेटिंग टाइम एंड डबल द नंबर ऑफ शिप दैट यूज द कैनाल डेली। 2015 में इजिप्ट की ऐसी प्लानिंग रही थी कि अभी जो एक जहाज़ यहाँ से गुजर रहा है तो मैं एक साथ में 2 जहाज़ यहाँ से गुजार सकता हूँ। ऐसी कुछ प्लानिंग है ताकि जो टाइम पीरियड है उसको कम किया जा सके। इतिहास की यदि हम बात करें तो ये जो स्वेज कैनाल है एक्चुअली
फर्स्ट कैनाल है जो कि डायरेक्टली लिंक करती है मेडिटेरियन सागर को रेड सागर के साथ में। इसको खोला गया था नेविगेशन के लिए 1869 में नवंबर के महीने में। 150 साल पुरानी हो चुकी ये जो कैनाल है, इसको कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश एंड फ्रेंच के द्वारा। इंटरेस्ट इन इट्स इनिशियल ईयर, शुरू में ब्रिटेन और फ्रेंच इसको कंट्रोल करते थे, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ था कि इजिप्ट की सरकार ने 1956 में इसने अपना पूरा कब्जा जमा ली। स्वेज क्राइसिस एक इंटरनेशनल क्राइसिस था मिडल ईस्ट में, प्रीसिपिएटेड इन जुलाई 1956। कब घटना घटित हुई थी? 1956 में जुलाई के महीने में, वैन इजिप्टियन प्रेसिडेंट गैम्बल अब्देल नासार नेशनलाइज द स्वेज कैनाल। उस टाइम में इन्होंने ही इसका नेशनलाइजेशन किया था। द कैनाल हैड बीन आउंड बाय स्वेज कैनाल कंपनी। कौन इसका मालिक था? स्वेज कैनाल कंपनी था, विच वाज कंट्रोल्ड बाय फ्रेंच एंड ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो इस कंपनी से यहाँ की सरकार ने इसके अधिकार को अपने अंडर में ले लिया। इस कैनाल को लगभग देखा जाए तो अभी तक 5 बार बंद किया जा चुका है। द लास्ट टाइम वाज द मोस्ट सीरियस वन सिंस इट लास्टेड फॉर 8 ईयर्स। सोचिए, 8 साल के लिए बंद किया गया था। द कैनाल वाज रीओपन्ड फॉर नेविगेशन इन जून 1975। तो ये स्वेज कैनाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही साथ आपने मैप को भी डिस्कस किया। न्यूज़ की तरफ चलें तो इजिप्ट की तरफ से 3 टगबोट का इस्तेमाल किया गया था संडे के दिन, ताकि ऑयल टैंकर जो कि फूट गया था, टूट फूट हो गया था, उसको ठीक किया जा सके। कास्ट ब्रीफ डिलेज इन द स्वेज कैनाल, और इसके चलते चलते फिर माल की सप्लाई में देरी हो रही थी। स्वेज कैनाल अथॉरिटीज़ का ऐसा कहना है, ट्रैफिक ऑन बोथ डायरेक्शन। आप देखेंगे आने वाले जहाज, जाने वाले जहाज, दोनों की तरफ में ही ट्रैफिक बढ़ते जा रहा था। ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर ए ब्रीफ डिसरप्शन व्हेन द माल्टा फ्लैग्ड सेवेग्योर एक्सपीरियंस्ड ए मशीनरी माल फंक्शन। तो ये जो जहाज़ है, क्या नाम रखा गया? माल्टा फ्लैग्ड सेवेगियर। इसका नाम आप ध्यान में रखिए, न्यूज़ में रहा है। इसमें थोड़ी सी मशीनरी में माल फंक्शन आ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। वैन एंड रूट फ्रॉम रसिया टू चाइना। कहाँ जा रहा था ये? रसिया से चाइना जा रहा था। इसके बाद हम सीधे चलेंगे एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देखेंगे प्रमुख एडिटोरियल्स को। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो आप उसको प्रेशर ग्रुप से रिलेट करके देख सकते हैं, जिसको हम दबाव समूह बोलते हैं। दबाव समूह देखा जाए तो बिना अपनी ताकत का इस्तेमाल किए सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, प्रेशर ग्रुप जिसको बोलते हैं। आज के सिनेरियो में ये जो दबाव समूह हैं वो किस प्रकार से वर्किंग कर रहे हैं, इंडिया के अलग अलग टाइम पीरियड में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो एक तो है प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड आर्टिकल लिखा गया है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो उसमें अच्छे से दी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं संक्षेप में। यहाँ जो आर्टिकल उठाया गया है वो मेनली उठाया गया है कि आज के समय में जो रेसलर्स डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, बृजभूषण, वो मांग कर रहे हैं कि इनको सज़ा होना चाहिए। क्योंकि ये इन्होंने यौन उत्पीड़न किया है, इसके साथ साथ में अपने पद का दुरुपयोग किया है। और दूसरे नंबर वाली बात यह है, इस प्रकार से जो गेम्स होते हैं ना, गेम्स जैसी जगह में तो किसी नेता को रखना ही नहीं चाहिए, वहीं पर वो अपने इंटरेस्ट को देखना चालू कर देगा। यहाँ पर आप ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति को रखिए, ठीक है, जो ना तो अपनी पार्टी के बारे में सोचे, ना ही किसी का फेवर ले। ऐसा न्यूट्रल व्यक्ति इस प्रकार की महत्वपूर्ण पोस्ट में होना चाहिए।
यहाँ पर प्रेशर ग्रुप के बारे में बताया जाता है कि आज के टाइम में आप इन लोगों को देखिए, ठीक है, सब मिडिल क्लास हैं, जानी मानी हस्तियाँ हैं, ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, इनको समर्थन बहुत सारे लोगों की तरफ से प्राप्त हुआ है। वहीं आप ये चीज़ सोचिए कि इनकी जगह में कोई नॉर्मल किसान लोग होते, इनकी जगह में कोई मज़दूर लोग होते, जैसे कि मनरेगा के मामले में हम देखते हैं प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो कितना सक्सेस हो पाया? नहीं हो पाया। आज के समय में प्रेशर ग्रुप्स द्वारा सरकार का जो डिसीजन चेंज किया जा रहा है वो बहुत ही कम सक्सेस हो पा रहा है। मेनली यहाँ जो इंटेंट को प्रस्तुत किया जाता है कि ये लोग ना केवल अपना देखते हैं। कई कई जगह ऐसी हुआ है प्रोटेस्ट में कि केवल अपने हित के लिए ही प्रोटेस्ट किए गए हैं। इसमें आपको कोई नॉर्मल मजदूर व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल गरीब व्यक्ति, गरीब तबके के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हुए हमको नहीं दिखाई देते हैं, और ना ही उनके कोई मुद्दे उठाए जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में प्रेशर ग्रुप्स इतना ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। हालांकि ये जो रेसलर्स लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, इनको किसानों का समर्थन भी मिला, अपोजिशन वाली पार्टीज़ का भी समर्थन मिला। जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी तो उस टाइम में हम देखेंगे किस प्रकार से प्रेशर ग्रुप उभर करके सामने आ रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी ज़्यादा डिमांड उठ रही थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की डिमांड उठ रही थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं 2014 से। इसके बाद पूरा का जो पूरा सिनेरियो है ना वो एकदम चेंज होते जाता है। उस टाइम में कुछ लोगों ने सत्ता में आने के लिए इतना ज़्यादा कांग्रेस का विरोध किया, इतना ज़्यादा कांग्रेस की चिथड़े उड़ाने की कोशिश करी गई, और वो लोग सफल ही हो पाए, और आज के टाइम में वो सत्ता में है। इतना ही दमखम जो है कांग्रेस आज के समय में बिल्कुल नहीं रखती है कि वो बीजेपी की सत्ता को उखाड़ कर आज के टाइम में फेंक दे, आउट कर सके बीजेपी को। तो 2014 में जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, पूरा का पूरा सिनेरियो एकदम चेंज हो जाता है। उसी सिनेरियो की बात यहाँ पर करी जा रही है। जैसे कि किसानों के आंदोलन हुए, वो एक प्रकार से सफल हम उनको मान सकते हैं। इसके बाद आपने अन्ना हजारे आंदोलन की बात करी, इसके बाद आपने बात किया नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में पार्टिकुलरली जो महिला, कहना चाहिए उसकी लीडर रही होगी, उसने केवल अपनी भलाई के लिए नहीं सोचा था, वहाँ पर सब लोगों का हित जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार का जो आंदोलन है, इस प्रकार की जो सिविल सोसाइटी आंदोलन है, वो कुल मिलाकर के सक्सेस उनको आप कह सकते हैं। लेकिन वहीं हम बहुत सारी ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर इस प्रकार का जो एक्टिविज़्म है उसको दबाया जाता है, उसको सक्सेस नहीं होने दिया जाता है। इसका भी उल्लेख यहाँ पर बताई जाता है, जैसे कि किसान आंदोलन और यहाँ पर खिलाड़ियों को सपोर्ट जो किसानों के द्वारा किया जाता है। इन आंदोलनों की कुछ लिमिटेशन भी रही है। इवन एज फार्मर्स मूवमेंट सॉट टू कल्टिवेट न्यू सोल्डारिटीज अक्रॉस क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड रीजन। किसान आंदोलन में आपको हर क्लास का आदमी देखने को मिला, हर जाति के लोग शामिल हुए, हर जेंडर के लोग शामिल हुए। इसमें रिलीजन को नहीं देखा गया, इसमें रीजन को नहीं देखा गया। मैनी ऑफ देम कंटिन्यू टू बी एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट ऑफ लैंडेड जाट कास्ट। लेकिन इनमें से आप बहुत को एसोसिएट करके देख सकते हैं कि ये तो जाट लोग थे, जिसके चलते चलते आंदोलन इतना बढ़ पाया। हरियाणा की लोअर कॉस्ट वाले लोग, एग्जाम्पल के तौर पर, माइट रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ रेकरिंग एंटी स्पेशल इकोनॉमिक जून प्रोटेस्ट वेयर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन क्रिटिक्ड फॉर प्रिविलेजिंग द मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द जाट फार्मर्स एंड इग्नोरिंग दोज ऑफ द लैंडलेस वर्कर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर जो किसान लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, लैंडलेस फार्मर हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हों। अभी हाल ही में साउथ में हम देखते हैं कि जो लेबर लोग काम करने गए हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं हम देखे थे।
इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट हैं उनको सपोर्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है, उनकी बातों को सुनना भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें हमें सरकार की तरफ से दो प्रकार का सिनारियो दिखाई देता है। एक पहली नंबर बात यह है, प्रोटेस्ट मत करने दो, अपनी आलोचना मत करने दो, अपने खिलाफ किसी को भड़कने मत दो, उस आवाज़ को दबाओ। दूसरा यह है, सरकार उनकी बात को सुनने की कोशिश करती है, भले ही लेट सुनती है लेकिन बाद में उनकी बातों को मानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस से रिलेटेड ये आर्टिकल आप देखने वाले हैं। पार्टिकुलरली इसको आप मोटे तौर पर ऐसा मान करके चलिए कि सरकार की तरफ से अभी हाल ही में कुछ डिसीजन लिए गए हैं। इसके अंतर्गत सरकार का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाला जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जो मरीजों को देख रहा है, उस डॉक्टर को क्या काम करना है कि वो हमेशा सस्ती जेनरिक दवा को ही लिखे, ताकि इससे जो गरीब लोग हैं वो दवाई को अफोर्ड कर सकें। ऐसा सरकार की तरफ से कठोर दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा सरकार क्यों करना चाहती है। नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर के पास में कई सारे लोग झोला टांग टांग के, थैला टांग टांग के, बैग टांग टांग के घूमते फिरते हैं। बढ़िया जूता रहता है स्पेशल, पूरा टाई वाई लगा के एकदम फुल शूटिंग सर्टिंग में डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना अपना ब्रांड को चमका के चले जाते हैं। उस कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, डॉक्टर किस प्रकार से फ़ायदा उठा पा रहा है, इस बात को हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। ठीक है, हमें इस बात की जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि वो जो लड़का डॉक्टर के पास गया है अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करने के लिए, कहीं ना कहीं वो तो कमा ही रहा है, कंपनी भी कमा रही है और डॉक्टर भी कमा रहा है। डॉक्टर को इससे कमीशन बनता है। इस प्रकार से आप देखेंगे ना तो कुल मिलाकर के डॉक्टर रिश्वत लेता है, इसको आप रिश्वत की संज्ञा दे सकते हैं और सरकार इसी को रोकना चाहती है। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर यह है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड की गोली दवाएं लिख देते हैं, जबकि दोनों में सेम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, सेम कच्चा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद भी आप यदि ब्रांड को चमकाते रहेंगे तो बाकी की कंपनियों का क्या होगा। एक तो कंपनी बाकी कंपनियों के नज़रिए से, छोटी मोटी कंपनियों के नज़रिए से भी अच्छा है ये, और दूसरा गरीब लोगों के नज़रिए से भी बिल्कुल सही डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है। इसके और कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा जाता है। तो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा, किस रूप में पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, Without ensuring quality, it is not good for DGHS to force doctors to prescribe generic drugs। इस लाइन को देख करके आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है या फिर 250 शब्दों में इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करना है। तो जब भी हम कोई चीज़ का आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो इस लाइन में ही आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे कि मुझे क्या क्या चीज़ लिखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको क्वालिटी को इंश्योर करना है। आपने क्वालिटी को बिल्कुल भी इंश्योर नहीं किए हैं कि जेनरिक दवाएं की टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, कितनी टेस्टिंग सफल हो पाई है कि नहीं हो पाई है। इसके बाद आप सीधे सीधे डॉक्टर को बोल दे रहे हैं कि आप जेनरिक दवाएं लिखिए। इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो नई नई कंपनियां यदि उभर कर के सामने आ रही, नई नई जेनरिक दवाएं बन रही हैं, तो सबसे पहले तो उनको लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया, उनका रिजल्ट कैसा रहा। ब्रांड वाली दवाओं से उसको यदि आप कंपेयर करेंगे तो दोनों का रिजल्ट कैसा आ रहा है।
इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दूसरी जो खास बात होना चाहिए जेनरिक वाली दवा में, वो होना चाहिए कि हम उसको लंबे समय तक कैसे करके रख सकते हैं। ज़्यादातर जो गोली दवाई रहती है, जेनरिक वाली जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो जल्दी से ही उनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। इसके अलावा गोली में रखे रखे उसका कलर चेंज हो जाना, गोली में रखे रखे पाउडर के रूप में बन जाना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। तो सरकार को न केवल क्वालिटी को इंश्योर करना है, उसकी स्टेबिलिटी को भी चेक करने की ज़रूरत है। तब जाकर के आप ये कहेंगे डॉक्टर लोगों को कि नहीं, आप जो है जेनरिक दवा लिखिए। दूसरे नंबर की बात यह है, जब आप ये ऑर्डर दे रहे थे तो उस टाइम में आपको डॉक्टरों से सलाह लेना ज़रूरी था। एक बार कम से भी कम आप डॉक्टर लोगों से सलाह तो करते। यहाँ एक जो संस्था की बात करी जा रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये हेल्थ मिनिस्ट्री से अटैच्ड एक बॉडी है जो कि हेल्थ से रिलेटेड मुद्दों की देखरेख करती है। जैसे कि आज के समय में क्या हुआ है, आज के समय में जो DGHS है, उसने देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा कमाने लग गए। दूसरी बात न ये है कि वो उसको ये भी इंश्योर करना है कि गरीब लोग भी जो है इलाज पानी अच्छे से अपना करवा पाएँ। ऐसा नहीं कि वो ब्रांड वाली गोली दवाई खा ही नहीं पा रहे हैं और ऐसे बीमारी के साथ में ही ख़त्म हो गए। तो इस प्रकार से DGCS ये इंश्योर करती है लोगों को सस्ती दर पर दवाई अवेलेबल हो, लोगों को सस्ते दर पर इलाज अवेलेबल हो। तो ये काम भी किसकी तरफ से किया जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से किया जाता है। कुछ कुछ वर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हमको, जैसे कि किकबैक। किकबैक का मतलब होता है रिश्वत लेना। एक और है कैहूट्स वर्क। क्या बोल सकते हैं इसको आप, एक्टिंग टुगेदर विद अदर्स फॉर एन इलीगल। इसके अंतर्गत डॉक्टर लोग क्या काम करते हैं, कंपनी का, एक तो जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको बिठारे डाल रहे हैं। दूसरे नंबर की बात यह है आप रिश्वत ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं आप, तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी, जैसे कि ब्रांड नेम या फिर जेनरिक ड्रग्स के दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो दोनों में ही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, वो सेम है। प्राइस की यदि हम बात कर लें तो जो ब्रांड वाली दवाएं होती हैं उनका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है, जेनरिक दवाओं का कॉस्ट कम होता है। कवर्ड इफ़ नो जेनरिक फॉर्म्स एग्जिट। इंश्योरेंस कवरेज की बात करी जा रही है, तो जेनरिक में नॉर्मली हमेशा से ही आपको इंश्योरेंस अवेलेबल मिलेगा, लेकिन इसके अंतर्गत आपको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जो है जेनरिक ड्रग्स में अलग अलग हो सकता है, बट प्रूवन टू बी एक्सेप्टेबल बाय द FDA। लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी मात्रा रहती है कि चलो थोड़ा बहुत जहर भी है तो आप खा सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पार्टिकुलरली बेहतरीन तरीके से टेस्टेड है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के मिलने की संभावना यदि है भी तो आपको कहना चाहिए कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। स्ट्रेंथ एंड डोजेस की बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अपीयरेंस और लुक के हिसाब से आप कहो कि दोनों दवाई में क्या अंतर है, एक जो डॉक्टर लिख रहे हैं ब्रांड वाली दवा और दूसरी होती है जेनरिक वाली दवा। तो यहाँ पर पैकेजिंग एंड द ड्रग इटसेल्फ मे लुक डिफरेंट। जेनरिक दवा का थोड़ा सा लुक चेंज हो सकता है। वहीं जो ब्रांड नेम होते हैं, ड्रग्स आर स्टैंडर्ड इन साइज, कलर, पैकेजिंग। इधर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं तो क्या है, स्पेसिफिक साइज है, स्पेसिफिक कलर है, स्पेसिफिक पैकेजिंग भी अवेलेबल है। देखिए बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो मेडिसिन के मामले में नियम कानून बना चुकी हैं, उस प्रकार के नियम कानून भी जो है
इंडिया में बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अमेरिका का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, यूएस ने क्रिएट किया था इस प्रकार का एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बाय मैंडेटिंग एज फार बैक एज इन 1977 दैट मोस्ट बट नॉट ऑल जेनरिक ड्रग्स बी टेस्टेड ऑन ह्यूमन वॉलंटियर्स इन ऑर्डर टू मेजर द रेट एट विच द ड्रग इज बायो अवेलेबल। तो सब नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर जो जेनरिक ड्रग्स हैं उनको टेस्टेड किया जाना चाहिए ह्यूमन वॉलेंटियर के ऊपर इन ऑर्डर टू मेज़र द रेट। इससे आप क्या पता लगाएंगे? इससे आप पता लगा सकते हैं कि वो किस रेट से किसी भी व्यक्ति को ताज़ा कर दे रहा है, एकदम तरोताज़ा बना दे रहा है, बीमारी से को ख़त्म कर दे रहा है। इसके साथ साथ में यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि कितने तेज़ी के साथ में ये हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। सच टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज जेनरिक मैन्युफैक्चर में भी यूज़ डिफरेंट मटेरियल लाइक बाइंडर, कोटिंग, पंचिंग मशीन। इस प्रकार के टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जेनरिक दवाओं के निर्माता अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाइंडर के लिए अलग, कोटिंग के लिए अलग, पंचिंग मशीन अलग इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए तो जो हमारा ब्लड है उसमें दवाई के घुलने का जो टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। इफ़ द डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ जेनरिक ड्रग इज सेम और सिमिलर टू दैट ऑफ इनोवेटर ड्रग ओवर ए टाइम पीरियड, इट इज़ डिक्लेयर्ड बायो इक्विवेलेंट। अब हमने जब टेस्टिंग करें तो उस समय में जेनरिक दवा और जो इनोवेटर ड्रग है दोनों में जो टाइम पीरियड है वो यदि सेम निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों के इस्तेमाल की आप सलाह दे सकते हैं कि जेनरिक ड्रग भी ले लो और ये वाला ड्रग भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बायो इक्विवेलेंट नाम दिया गया है। तो डिसोल्यूशन की प्रोफाइल चेक करी जाती है किसी भी जेनरिक ड्रग की कि खून में कैसे करके वो घुल पा रहा है कि नहीं घुल पा रहा है, फिर तुलना करेंगे दूसरे ब्रांड वाली दवाई से। इसी को बायो इक्विवेलेंस कहा जाता है। भारत के कानून के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि कि यहाँ पर आपको कुछ डेट वगैरह देखने को मिल देती हैं। जैसे कि इंडिया ने भी अनिवार्य कर दिया था बायो इक्विवेलेंस टेस्टिंग को 2017 में। एक रिकमेंडेशन दी गई थी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से टू इंश्योर दैट एग्जिस्टिंग जेनरिक ड्रग्स अप्रूव्ड प्रायर टू 2017 आल्सो बी टेस्टेड फॉर बायो इक्विवेलेंस। फिर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का कहना है कि 2017 के पहले की भी जो गोली दवाई है उनको भी लाओ इधर और उनका भी बायो इक्विवेलेंस निकाल करके देखो, दोनों की तुलना करो, खून में कितना घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। दिस मीन दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स इन इंडियन मार्केट हैव नेवर बीन टेस्टेड फॉर बायो इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये हो गया कि आपने गोली दवाई की पहले कभी चेकिंग ही नहीं करी, इसलिए गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड डॉक्टर विथ ए लीगल गारंटी। इसलिए आप डॉक्टरों को ये नहीं कह सकते कि हम आपको लीगल गारंटी दे रहे हैं, आप जेनरिक दवाएं लिखते रहिए। क्यों? क्योंकि आपने किसी प्रकार का बायो इक्विवेलेंस टेस्ट तो किया ही नहीं है। इसके बाद स्टेबिलिटी टेस्ट की बात हमने करे थे तो उसका उल्लेख भी यहाँ पर बताया जाता है कि गोली दवाई के क्या हाल हो जाते हैं, कितने दिनों में ही गोली ख़राब हो जा रही, बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही है। तो आप उसकी जो एंडिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, उसको कैसे करके आप इंश्योर करें कि ये लंबी हो, ज़्यादा समय तक आप वो स्टोरेज कर करके रख सकें। तो ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। पहला वाला जो आर्टिकल था उतना ज़्यादा तो क्लियर आप यदि उसको पढ़ते तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने उसको मोटे मोटे तौर पर देख लिए हैं कि आखिर किस चीज़ के बारे में है और उसको हमने हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी उसको रिलेट करके देखा। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रेशर ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सीधे हम न्यूज़ की तरफ चलें तो पहली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो अभी हाल ही में उड़ीसा में जो घटना घटित हुई है, रेलवे दुर्घटना, जिसमें 2 एक्सप्रेस ट्रेनें और एक रेलवे मालगाड़ी टकराई है। तो
दोनों यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है उसकी जांच में क्या निकल कर के सामने आए हैं आप देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने आरोप लगाया है किसका, सिग्नलिंग इंटरफेरेंस का, और कहा है कि सीबीआई की जांच होना चाहिए। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कंप्लीट्स इन्वेस्टिगेशन। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो आप देख सकते हैं रेलवे की तरफ से कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व है इस प्रकार की घटना यदि घटित होती है। तो फैक्ट वाली बात यह है, सबसे ऊपर आप मान सकते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसने अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लिया है। मिनिस्टर का कहना है ये जो रूट काज है इस टक्कर का फाउंड टू बी ए प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में इंटरलॉकिंग आ गया, कुछ गड़बड़ी आ गई, इसलिए ऐसा हुआ है। पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर आइडेंटिफाइड, बोर्ड सेज सेबोटेज हैज़ नॉट बीन रूल आउट। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ से निकल करके आ रही। देखिए कितना भयानक ये ट्रेन हादसा हुआ था। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से इस डिवास्टेटिंग मल्टी ट्रेन कोलिजन की जांच होना चाहिए जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ये दुर्घटना घटित हुई थी। बोर्ड का कहना है कि सिग्नलिंग इंटरफेरेंस हुआ था, इसी के चलते चलते ऐसा हुआ है। विच क्लेम्ड 275 लाइव्स एंड लेफ्ट मोर देन 1000 इंजर्ड। 275 लोगों की जानें गई हैं और 1000 लोग इंजर्ड इसमें हो चुके हैं। इसके बाद एक और जो छोटी सी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे वो मणिपुर से आई है। मणिपुर में अभी हाल ही में आप देखते हैं कि जो वहाँ के एसटी में आने वाले लोग हैं उनके द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन किए गए। इसके साथ साथ में हम देखते हैं लोगों के द्वारा कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी घटित हुई थी। अब यदि आप केंद्र सरकार में मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, तो आप कौन सा कदम सबसे पहले उठाते? तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले मैं एक पैनल का गठन करता। ये पैनल इन्वेस्टिगेट करेगा एथनिक वायलेंस का मणिपुर में। लेकिन पैनल का तो आप गठन कर ले रहे हैं, लेकिन मेनली जो लोगों की डिमांड रही है उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? अरे भाई, आपने उन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया है जिसको वहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग हैं पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप ऊंची जाति वाले लोगों को क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पर घटना घटित हुई थी। तो इस मुद्दे के ऊपर भी जब तक बातचीत नहीं करी जाएगी तो शायद यहाँ इस पैनल की जो सक्सेस होने की दर है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। यदि आप केंद्र सरकार में सत्ता में रहते तो सबसे पहले आप क्या काम करते? 3 मेंबर वाले कमीशन का गठन करते जो कि इंक्वायरी करेगा, इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट करेगा इस एथनिक वायलेंस के। और ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और अभी हाल ही में जो अमित शाह वहाँ गए थे तो उनने पहले ही बोल दिए थे कि इसके साथ साथ में जिन लोगों ने हथियार रखे उनको कहा गया है कि आप चुपचाप अपने हथियारों को जमा कर दो, हथियार डाल दो, और नहीं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बात किया था कि हम एक कमीशन का निर्माण करेंगे और वो कमीशन इस वायलेंस की जांच करने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे भारत किस प्रकार से हिंदूवादी राष्ट्र की तरफ तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। उसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है परशुराम जयंती के दिन हम एक दिन की छुट्टी देने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो अन्य धर्म वाले लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि हम इस दिन हमारे भी कोई जो भगवान हैं उसके दिन आप हॉलीडे दीजिए। अदर धर्म वाला फिर आवाज़ उठाने लगेगा कि नहीं, हमारे भगवान वाले दिन में आप छुट्टी दीजिए। इस प्रकार की घटनाएं आ सकती। मध्य प्रदेश असेंबली का
इलेक्शन होने वाला है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने संडे के दिन कहा है कि जो लॉर्ड परशुराम का जो बर्थडे रहेगा वो उस दिन पब्लिक हॉलीडे रहेगा, सरकारी छुट्टी रहेगी। ए मूव अपारेंटली एम्ड एट रीचिंग आउट टू ब्राह्मण कम्युनिटी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय है, ब्राह्मण वोट को हासिल करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। एड्रेसिंग द ब्राह्मण महाकुंभ एट जम्बूरी ग्राउंड इन भेल टाउनशिप ऑफ भोपाल, Chauhan said a lesson on the life of Lord Parsuram will also be learned in textbook of school.